लद्दाख की हिंसा के बारे में हम बात करते हैं और आपको ये बताएंगे कि सोनम वांगचुक जो कि वहां के एक्टिविस्ट थे, लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। आर्य जंक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुलभूषण मिश्रा आपके सामने नया अंक लेकर के हाजिर हूं। ये जो अंक हम लेकर के आते हैं उसका हमारा सीधा सा मतलब ये होता है कि आप यूपीएससी और जो स्टेट सर्विसेज हैं उनके मेंस और इंटरव्यू के एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला सकें। ये डायमेंशन जो है आपको काफी पूछी जाती है एग्जामिनेशंस में। अब ये जो टॉपिक है वो कैसे पूछा जाएगा। पहला, सोनम वांगचुक हैं कौन। दूसरा, क्या किसी भी इंसान की वजह से इतनी हिंसा फैल सकती है। तीसरा, लद्दाख जो है वो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भारत के लिए क्या है या उसका इकोनॉमिक जो पोटेंशियल है वो क्या है। लद्दाख की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये जो वॉयलेंस हुई उसके कारणों के बारे में पूछा जा सकता है। सरकार ने जो है सोनम वांगचुक के ऊपर क्या क्या स्टेप लिए, क्यों इनको गिरफ्तार किया गया, क्यों इनके एनजीओ का जो एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत इनका जो लाइसेंस था वो निरस्त किया गया। या फिर जो जैन जी यानी जिस तरीके के प्रोटेस्ट को नेपाल और बांग्लादेश के जो प्रोटेस्ट हुए और उस प्रकार के प्रोटेस्ट को अगर भड़काने की यहां पर कोई साजिश चल रही हो तो उसके जो है क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं या कैसे हमें उससे बचना चाहिए। इन सभी मुद्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं लद्दाख। ये लद्दाख जो है उसकी आपको लोकेशन जाननी है। तो देखिए, अगर हम इस जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें तो जो हमारा ये इलाका है जिसमें ये अक्साई चिन लद्दाख का जो इलाका है ये हमारा जो है यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुआ 2019 में। हमारी जो फेडरलिज्म की व्यवस्था है उसमें दो प्रकार के जो हैं शासन हम देते हैं, जिसमें एक तो होते हैं हमारे राज्य जो कि स्टेट्स और दूसरे होते हैं हमारे यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स और यूनियन में जो संबंध है उसमें शक्तियों का पूरी तरीके से विभाजन है। यहां पर जो है स्टेट्स की अपनी अपनी विधायिका हैं, अपना अपना एग्जीक्यूटिव है और ये जो हैं वो यूनियन के इंडिपेंडेंट काम करते हैं अपना जो भी स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट जो दिए गए हैं। यूनियन टेरिटरी और यूनियन का जो रिलेशन है वो अलग है, जहां पर कई यूनियन टेरिटरीज में विधायिका हैं और कई यूनियन टेरिटरीज में विधायिका नहीं है। दिल्ली और पुडुचेरी में विधायिका है, जम्मू एंड कश्मीर में विधायिका है। ये जो है कई यूनियन टेरिटरीज उसमें और यूनियन में जो पावर का डिवीजन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्टेट और यूनियन में होता है। अब ये कैसे फर्क डाल रहा है लद्दाख पर, आपको ये समझना है। लद्दाख को 2019 का जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके तहत अलग से कार्व आउट करके कश्मीर और जम्मू से इसको अलग से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है इसको बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश ही जम्मू कश्मीर को बनाया गया। वहां के लोगों की बहुत डिमांड हुआ करती थी और आज के करीबन 36 साल पहले यानी 1989 के आसपास जो है लद्दाख में इस प्रकार के वायलेंस हुई थी, जहां पर यूनियन टेरिटरी का डिमांड जो है किया गया था कि लद्दाख में जो है आप उसको जम्मू कश्मीर से अलग करो, क्योंकि कश्मीर या जम्मू में जो भी सरकार बैठती है वो हमारे लायक काम करती नहीं है और हमारे लोगों में या जो डेवलपमेंट यहां पर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। तो उसके लिए यूनियन टेरिटरी की डिमांड 1989 में की गई। उस समय जो है वायलेंस हुई थी और करीबन 10 के आसपास लोगों के हताहत होने की खबर या उनके खत्म होने की खबर भी उस समय थी। उसके 36 साल बाद में अब जो है वापस से वहां पर हिंसा फैली और करीबन करीबन 4-5 लोगों की मौत हुई तथा अन्य करीबन 80 लोगों के आसपास लोग घायल हुए। हिंसा का रूप जो है वो थोड़ा तीव्र था। अब देखिए, यूनियन टेरिटरी उनको मिल गई तो फिर हिंसा क्यों हुई? क्योंकि 2019 में जब इस यूनियन टेरिटरी को बनाया गया, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी को, तो उस समय लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं दिया गया। यानी उनकी अपनी खुद की विधायिका या विधानसभा जो है निर्माण नहीं किया गया। तो इसका मतलब यह रहा कि वहां के लोगों को जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जो कि वो चुनाव लड़के एमएलए बने, वहां का एक चीफ मिनिस्टर बैठे और उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों के लिए
वहां के पर्टिकुलर एरिया के लोगों की डिमांड के तहत काम करे, ऐसा करना जो है वो अभी भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए लेजिस्लेचर की भी डिमांड जो है अब की जा रही है कि आपने यूनियन टेरिटरी बना दी, अच्छी बात है, लेकिन ये आपने जो है वो करीबन करीबन 30 साल बाद में ऐसा किया, तो आप अब इसमें विधायिका भी बनाइए। तो पहली वॉयलेंस जो है वो इसकी वजह से हुई है। दूसरा जो रीजन बताया गया है, हम अगर आगे चलें तो दूसरा रीजन ये बताया गया है कि जो लद्दाख का इलाका है, इस इलाके में करीबन 97% जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी जनता है। ये जो ट्राइबल लोग हैं, और ट्राइबल लोगों का पता है आपको, जो जिंदगी जीने का तरीका वो तो बैकवर्ड या जो पुराने तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से वो जीते हैं, और मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है उससे वो ज्यादातर मेल नहीं खाते हैं। हम ये कहीं कब तक नहीं कह रहे कि आदिवासी जो हैं वो बैकवर्ड रहते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी में थोड़ा सा विरोधाभास देखा जाता है। तो करीबन 97% जो पॉपुलेशन है वो यहां की आदिवासी है, और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 6 है, इस शेड्यूल 6 के तहत जो है उनको ये व्यवस्था मिले कि वो जो है अपने टेरिटरी को खुद गवर्न करें। आर्टिकल 244 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें जो है ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो इलाके हैं, इनमें हम जो हैं 6 शेड्यूल के तहत ये काम आर्टिकल 244 में कर रहे हैं, जहां पर पार्लियामेंट या यूनियन के द्वारा जो लागू कई सारे कानून या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो या तो किसी मॉडिफिकेशन के साथ में या फिर उनकी खुद के डिमांड के आधार पर, या वहां पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें जो मेंबर होते हैं जो कि लोकली इलेक्ट किए जाते हैं 5 साल के लिए, और वहां के प्लान्स को वो खुद बनाते हैं, उसके आधार पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो डिमांड ये की जा रही है कि उनको जो है इस 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। तो जब शामिल कर लिया जाए तो उनके हिसाब से ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चले। तो दूसरी उनकी डिमांड है, जब इसी 6th शेड्यूल में उनका अगर हो जाएगा तो उसके साथ में उनको लैंड, उनके जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उनका एनवायरमेंट है, या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्हीं के हिसाब से चलेगा। देश में जिस हिसाब की, देश के अन्य इलाकों में जिस हिसाब की व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से जो है वो नहीं चलेगा। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि दूसरी जो डिमांड है वो क्या है। तीसरी डिमांड जो लद्दाख के बारे में लोग जो अभी कर रहे हैं, या क्यों प्रोटेस्ट फैला, तो आप ये बता सकते हैं कि सर वहां पर एनवायरनमेंट को लेकर भी कई सारे लोग चिंतित हैं, क्योंकि जिस हिसाब से टूरिज्म डेवलप होता है और टूरिज्म के द्वारा वहां की लोकल इकोनॉमी को भी फायदा होता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, या कई सारे जो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आने से कम्युनिकेशन या फिर लोगों की लाइफ स्टाइल में आमूलचूल परिवर्तन आना देखा जाता है, लेकिन उसका जो है एक नेगेटिव इफेक्ट उनकी इकोलॉजी पर भी पड़ता है। और आपको पता है लद्दाख का जो इलाका है वो पर्वतीय इलाका तथा ब्यूटीफुल इलाका है, तो वहां पर जो लोग रहते हैं या वहां की कई सारी जो नदियां हैं, इस टूरिज्म की वजह से भी लोग ये सोचते हैं कि हमें उसका नुकसान हो रहा है, और एनवायरनमेंट या वहां की जो लोकल जियोग्राफी है वो पोल्यूटेड हो रही है, तो उसको भी रीस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट को जो है एफर्ट करने चाहिए। तो ये तीसरी मांग उनकी रही है। 3-4 ये कारण हैं जिनकी वजह से लद्दाख में वायलेंस फैली। करीबन 35 दिन तक, 35 डेज तक, जो मैंने बताया पर्सनैलिटी जिनका नाम सोनम वांगचुक है, जिनको रमन मैग्सेसे के अवार्ड से भी नवाजा गया है, वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, एनवायरनमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तथा वहां की जो यूथ के पॉपुलेशन है उसको भी जो है वो एनजीओज के द्वारा एक तरह से साथ में रखते हैं। इनका बड़ा उसमें योगदान रहा। इन्होंने करीबन 35 दिन तक लगातार भूख हड़ताल की, लेकिन 35 दिन तक जो है इनकी भूख हड़ताल काफी मात्रा में शांतिपूर्वक थी।
लेकिन उसके बाद में कई सारे यूथ जो कि चार्ज्ड होकर के आए और उन्होंने जो है वहां पर हिंसा की, और ये हिंसा इतनी ज्यादा फैली कि वहां पर कई बार पांच लोगों की जो है उसमें जान भी चली गई। जब ये हिंसा फैली तो इन्होंने जो है, सोनम वांगचुक ने एक चीज के बारे में जो है अपील की लोगों को कि हिंसा से काम नहीं चलेगा, और अपना फास्ट उन्होंने तोड़ा और जो अपना प्रोटेस्ट था वो भी उन्होंने तोड़ा। तो ऐसे करके अभी फिलहाल जो है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो स्टेप लिए, वहां पर कर्फ्यू इंपोज किया तथा उसी के साथ में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, जहां पे 5 से ज्यादा लोगों का जो एसोसिएशन है वो करने के ऊपर पाबंदी लगाई। तो धीरे धीरे वापस से शांति स्थापित करने के ये जो तरीके होते हैं उन पर काम किया गया। तो आपसे पूछा जाए, एक अगर प्रोटेस्ट होता है, इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कहीं पर एक प्रोटेस्ट होता है तो प्रशासन के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं सर जो भी प्रोटेस्ट होता है उसमें पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उस प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्या है। प्रोटेस्ट जो है जब होता है तो उसमें कोई 1 या 2 या 5 शीर्ष नेता ऐसे होते हैं जिनसे बुला करके हम पहले वार्ता कर सकते हैं। उनकी डिमांड अगर हमारे से जो है सॉल्यूशन हो रहा है तो ठीक है, वरना हमारे सुपीरियर्स को भी जो है उनकी डिमांड के बारे में बताया जा सकता है। उनको ट्रस्ट या उनको क्रेडिबिलिटी में ला करके, उनको विश्वास में ला करके ऐसी कोई भी कमिटीज या फिर जो है ऐसी कोई भी प्रकार की व्यवस्थाएं बना सकते हैं जहां पर वो लोग अपने तथा सरकार अपने जो हैं विचारों को आदान प्रदान करे तथा वो प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले या व्यापक होने से पहले ही रुके। तो ये जो स्टेप हैं उसको आप ये कह सकते हो प्री एम्प्टिव स्टेप्स हैं। लेकिन अगर एक बार प्रोटेस्ट बहुत मेजर तौर पर फैल जाए तो फिर आप ये कहें कि सर प्रशासन को इसके बारे में और ज्यादा मुस्तैद हो जाना चाहिए। हमारी जो बॉर्डर्स हैं हमें उनको भी जो है देखना चाहिए, वो स्टेट, वो एरिया, वो जो लोकल एरिया, लोकल डिस्ट्रिक्ट, उसकी बॉर्डर्स को भी हमें या तो सील करना चाहिए या उनकी पेट्रोलिंग हमें अच्छे तरीके से करनी चाहिए। सर्विलांस तथा इंटेलिजेंस गैदरिंग पर भी हमें ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से अनअकाउंटेड मनी उनके पास न पहुंचे। कई सारे एंटी सोशल एलिमेंट जो हैं उस प्रोटेस्ट का पार्ट न बने। वहां पर पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो ज्यादा करनी चाहिए जिसकी वजह से वायलेंस ना फैले। साथ ही हमें जो है उनके साथ में वार्ता का जो डायलॉग का जो एक फोरम है उसको भी मतलब खोलना चाहिए। उनके जो भी लीडर्स हैं, मान लो अगर कोई फास्ट पे बैठा हुआ है तो उनके और जो सपोर्टिव लोग हैं उनके साथ में प्रशासन बैठे तथा गिव एंड टेक की फिलोसॉफी पर काम करे। आपको पता है लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है, पीसफुल एसोसिएशन का सबको अधिकार है, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है वायलेंट नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन के साथ में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी होती है। इसलिए आप ये भी कोशिश करेंगे, ये तब है जब आपका प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा हो। उसी के साथ आप ये भी बता सकते हैं उन लीडर्स के साथ में हम अगर पहले किसी प्रकार का ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, प्रशासन ने कोई वायदे किए और अगर वो वायदे जो हैं सक्सेसफुल नहीं रहे, वो वायदों को फॉलो नहीं किया गया, तो हमें जो है इन लोगों को वो वायदों को या वो जो चीजें उस समय प्रॉमिस की गई वो क्यों नहीं हो पा रही हैं उसके बारे में ट्रांसपेरेंटली या तो बता देना चाहिए, या अगर वो करने लायक चीजें हैं तो हमें वो ग्राउंड पर करना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे इन लोगों के ऊपर जो है सरकार के ऊपर इन लोगों का ट्रस्ट बने और एक फेथ क्रिएट हो। ऐसे भी हम जो हैं वो इन प्रोटेस्ट को रोक सकते हैं। तो प्रशासन में प्रोटेस्ट कैसे रोके जाते हैं ये आपको समझना चाहिए। कई बार आपको ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा के चैलेंजेस कितने हैं, तो उसमें जो है एक चैलेंज या तो डेवलपमेंटल जिसमें रीजनल इम्बैलेंस है, यानी विकास की यात्रा में जो क्षेत्रीय असंतुलन है वो भी, या क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन, ये भी जो है वो आंतरिक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी खतरे के रूप में आते हैं। वो भी जो है आप पॉइंट लिखें और उसमें इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट होते हैं उनका आप एग्जाम्पल दें। मणिपुर में जो हो रहा है वो एथनिक वॉयलेंस का एक तरीका है, तो एथनिक वॉयलेंस हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे अफेक्ट करती है उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये जो हिंसा फैली उसका जो है सरकार ने क्या स्टेप उठाए, तो आप ये बता सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसमें कोई भी जो है फॉरेन डोनेशन किसी भी संस्था को किया जाता है
उसकी जो है जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर जो संस्थाएं होती हैं उनको देनी होती हैं। और अगर इनको कंसील्ड किया जाता है, यानी चोरी छुपे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी ब्लैक मनी या कैसी अनअकाउंटेड मनी को अपने चंदे के रूप में लेता है तो उस पर जो है एफसीआरए के तहत कार्रवाई हो सकती है। और इसी तरीके से सोनम वांगचुक का जो एनजीओ है उसके खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत वो जो है कार्रवाई की गई है। और इसी के तहत इनको जो है अशांति फैलाने के आरोप में भी अब जो है वो गिरफ्तार किया गया है। देखिए, गिरफ्तार करना न करना वो प्रशासन का, तथा वहां पर जो उत्पन्न स्थितियां हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, वो जो है वहां की स्थिति को जानते हैं और उसी के बेसिस पे किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसे एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना वो एक हमारी जो मैसेज जाता है पूरे विश्व को, उसमें भी थोड़ा बहुत हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हैं वो इस प्रकार से ये अरेस्ट करने से हो सकता है बचें। जब तक कि भारत की टेरिटोरी या इंटेग्रिटी या उसकी जो सॉवरेनिटी या उसकी इंटरनल सिक्योरिटी को पूरी तरीके से खतरा ना हो तो हमें जो है थोड़े इन तरीकों से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं देंगे तो डेफिनेटली जो है वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि भारत के लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस का आप फॉलो न करें। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें जो है आप वायलेंस करें। उसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप जो भारत की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या जो वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनको आप उखाड़ फेंकने के बारे में जो है बताएं। तो ये सब चीजें भी आपको बैलेंस करके अपना जवाब देना है। यानी आप डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं लेकिन उनके भी पक्षधर नहीं हैं जो इन चीजों के वायलेशन करते हैं या इन चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको भी आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप 5 या 5 से ज्यादा लोगों को एसोसिएशन की अनुमति है लेकिन उसका भी कतई मतलब यह नहीं है कि आप हथियार या जो है उससे हिंसा फैलाने के लिए उस चीज का इस्तेमाल करें। तो प्रशासन को भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इन दोनों में हमें बैलेंस आउट करना है। जब भी आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो इनमें बैलेंस रखते हुए, डेमोक्रेसी को तो आपको प्राथमिकता देनी है, प्रोटेस्ट को प्राथमिकता देनी है, लेकिन कौन से को? जहां पर लॉ का फॉलो किया जाए, रूल्स का फॉलो किया जाए, वायलेंस ना हो, जो है स्टेट प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे, पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे, देश की संप्रभुता पर कोई अखंडता पर जो है किसी प्रकार का खतरा ना हो, सिस्टम को उखाड़ फेंकने के बारे में जो है वो लोग समर्थन नहीं कर रहे हो। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। इस प्रोटेस्ट को भी कई लोगों ने जनरेशन नेक्स्ट यानी जैन जी इसके तहत भी जो है वो प्रमोट करने की कोशिश की। जब हम जैन जी के बारे में बात करते हैं तो जो नेपाल में हुआ और जो भूटान बांग्लादेश में हुआ और कुछ हद तक श्रीलंका में हुआ, तो ऐसी स्थिति भी भारत में क्रिएट करी जा सकती है। भारत के कई सारे हिस्सों में क्रिएट करने के चांसेस कर सकते हैं क्रिएट लोग, तो उनके ऊपर भी प्रशासन को मुस्तैद रहने की जरूरत है। और वहां पर आपकी सर्विलांस, आपकी इंटेलिजेंस, आपके द्वारा जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो, प्लस डेवलपमेंट से कोई भी रीजन जो है वो अछूता ना रहे, इस प्रकार के प्रयत्न करने होंगे। आपको लोगों का पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी आपको बढ़ाना होगा। यानी वो जगह है जहां पर यूनियन टेरिटरी है लेकिन लेजिस्लेचर नहीं है। किसी भी स्टेट को हमने यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया लेकिन लोग अगर वहां पर स्टेट की डिमांड कर रहे हैं तो टाइम बाउंड मैनर में, जब सारी की सारी व्यवस्थाएं कंट्रोल में आ जाएं तो टाइम बाउंड मैनर में वापस से स्टेटहुड को रिस्टोर करना, ये सब जो है हमें हमारी भारत की शांति को प्रमोट करने के काम आते हैं। तो ये जो प्रमोट करने के बारे में कोशिश की जा रही है कि जैन जी का प्रोटेस्ट था और ऐसे प्रोटेस्ट जो है भारत को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, ये जो है भारत के, आपको ध्यान रखना होगा, कई सारी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है भारत की, इसकी वजह से जो है जैन जी का प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। ये हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे कि क्या भारत में जो है इस प्रकार के प्रोटेस्ट हो सकते हैं क्या, और उसमें जो है आपको वापस समझाने की कोशिश करेंगे ये। लेकिन आपको टॉपिक मैंने लद्दाख का जो है इस तरीके से समझाया। लद्दाख जो है जियोग्राफिकली इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम लद्दाख के जो टनल हैं, जो पासेस हैं, जो वहां के दर्रे हैं, उनके द्वारा हम चाइना, सेंट्रल एशिया
या फिर जो इवन नेपाल और भूटान, सिक्किम, इनसे भी जो हमारा, या तिब्बत के थ्रू जो भी हमारा व्यापार होता है, ट्रेड रूट, वो हो पाता है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा, लद्दाख की सीमाएं जो हैं वो चाइना से भी मिलती हैं, और हमारे यहां पर पहले इसको एक तरह से उसके मतलब सुरक्षा की दृष्टि से उतना अवार्ड नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जो सेला टनल बनाई गई, हालांकि वो अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई, लेकिन उसी के आधार पर जो है लद्दाख में भी टनल्स के ऊपर काम चल रहा है, जिसकी वजह से ऑल वेदर कनेक्टिविटी इंश्योर की जा सके। चाइना अगर मतलब मान लो हमारे पूर्वी इलाकों पर कुछ भी करे, तो यहां पर हम इतना सारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, और उसी में हम जो है कई सारी एयरफील्ड्स वहां पर क्रिएट कर रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है वहां पर रोड्स बनाने का काम चल रहा है, मोटरेबल एयरफील्ड्स बनाने पर काम चल रहा है, और वो लद्दाख हमारी सुरक्षा कैसे कर सकता है, विश्व की ऊंची एयर स्ट्रिप्स वहां पर बना करके हम जो है वो ये करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर अगर वेपन्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर सप्लाई करनी हो, कैसे करें। इसलिए जो है लद्दाख की इंपॉर्टेंस हमारे उस एंगल से भी होती है। अगर आपको हमारे ये बुलेटिन अच्छे लगते हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये वीडियोस लाइक कर सकते हैं। अगर आपको किसी और चीज के बारे में सुझाव देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर सुझाव दे सकते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर पर आप बात करके जो है अपने कोई और सुझाव या कोई भी कोर्स खरीदना हो तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे ऑडियो, इनके भी जो है पोस्ट आती हैं, तो आप वो टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।